आज मैं आपको खुश रहने के 11 जापानी नियमों के बारे में बताता हूँ। आप जानते हैं ना, जिंदगी में खुशी ढूंढना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन जापानी संस्कृति हमें कुछ ऐसे अद्भुत तरीके सिखाती है जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में शांति और संतोष दिला सकते हैं। ये नियम जापानी लोगों की सदियों पुरानी परंपराओं से निकले हैं, जहां वे प्रकृति से जुड़कर छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते हैं और अपनी सोच को ऐसा बनाते हैं कि वो उनकी हकीकत को बदल दे। आप कल्पना कीजिए, जापान जैसे देश में जहां भूकंप और प्राकृतिक आपदाएं आम हैं, लोग फिर भी इतने शांत और खुश कैसे रहते हैं? ये सब उनकी सांस्कृतिक विरासत से आता है, जैसे जैन बौद्ध धर्म की शिक्षाएं जो कहती हैं कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है। अगर हम सकारात्मक विचार रखें तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जापान के समुराई योद्धा और बौद्ध भिक्षु इन नियमों को अपनाते थे ताकि वे जीवन की चुनौतियों का सामना मजबूती से कर सकें। इन नियमों का मूल संदेश ये है कि खुशी बाहर की चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शांति और संतुलन में छिपी है। जैसे अगर आप अपनी सोच को बदलें तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। मैं आपको इन नियमों के बारे में विस्तार से बताता हूं, जैसे कोई दोस्त अपनी कहानी सुना रहा हो, और हर नियम को समझाता हूं कि ये कैसे काम करता है। उदाहरण देता हूं जापानी जीवन से और बताता हूं कि आप इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं, और याद रखिए, ये सब अपनाने से आपकी जिंदगी और ज्यादा सुंदर हो जाएगी। पहला नियम है इकिगाई, जो जापानी में मतलब होता है जीवन का उद्देश्य ढूंढना। आप सोचिए, जिंदगी में अगर कोई मकसद न हो तो सब कुछ बेकार लगता है ना? जापानी संस्कृति के अनुसार इकिगाई वो चीज है जो आपको सुबह बिस्तर से उठने की वजह देती है। ये नियम बताता है कि खुशी तब मिलती है जब आप वो काम करें जो आपको पसंद हो, जो दुनिया को फायदा दे, जो आप अच्छे से कर सकें और जो आपको पैसे भी दे। उदाहरण के तौर पर ओकिनावा द्वीप पर रहने वाले जापानी लोग जो दुनिया में सबसे लंबी उम्र जीते हैं, अपना इकिगाई ढूंढते हैं। जैसे एक बुजुर्ग महिला जो हर रोज बागवानी करती है क्योंकि वो उसे खुशी देती है और परिवार को ताजा सब्जियां मिलती हैं। वो कहती है कि ये काम उसे जीवित रखता है। अब सोचिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, क्या आपका काम आपको खुशी देता है? अगर नहीं, तो आज से ही सोचिए कि आपका इकिगाई क्या है। मैं आपको बताता हूं, मेरे एक दोस्त ने अपना इकिगाई ढूंढा जब उसने नौकरी छोड़कर किताबें लिखना शुरू किया। पहले वो उदास रहता था, लेकिन अब वो हर दिन उत्साहित रहता है। इस नियम को अपनाने के लिए रोज 10 मिनट बैठकर सोचिए कि आपको क्या पसंद है और धीरे धीरे उसे अपनी जिंदगी में शामिल कीजिए। ये आपको इतनी खुशी देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। और हाँ, जापानी लोग कहते हैं कि इकिगाई छोटी चीजों में भी हो सकता है, जैसे परिवार के साथ समय बिताना या कोई शौक अपनाना। एक और उदाहरण लीजिए, टोक्यो के एक व्यवसायी जो हर सुबह चाय की दुकान चलाता है, वो कहता है कि ग्राहकों की मुस्कान उसका इकिगाई है। इससे वो दिन भर खुश रहता है। तो दोस्तों, आप भी कोशिश कीजिए और देखिए कैसे आपकी सोच बदलती है और खुशी बढ़ती है। मैं ये कहता हूं कि इकिगाई बिना जिंदगी अधूरी है। इसे ढूंढिए और जीवन को जीने का मजा लीजिए। अब चलिए दूसरे नियम पर, जो है काइजेन, मतलब निरंतर सुधार। जापानी संस्कृति में ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे मानते हैं कि छोटे छोटे बदलाव बड़ी खुशी लाते हैं। ये नियम बताते हैं कि आपको परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं, बस हर दिन थोड़ा बेहतर बनिए। उदाहरण के तौर पर टोयोटा कंपनी के कारखानों में कर्मचारी हर दिन छोटी गलतियां सुधारते हैं, जिससे पूरी कंपनी सफल होती है। इससे उन्हें संतोष मिलता है। अब अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। जैसे अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो रोज 5 मिनट व्यायाम से शुरू कीजिए, धीरे धीरे बढ़ाइए। मैं आपको बताता हूं, मेरी खुद की कहानी है। मैं पहले बहुत आलसी था, लेकिन काइजेन अपनाकर मैंने रोज एक किताब का एक पेज पढ़ना शुरू किया। अब मैं महीने में 2 किताबें खत्म करता हूं और बहुत खुश हूं। जापानी लोग इसे रोजमर्रा में इस्तेमाल करते हैं, जैसे घर की सफाई में हर दिन थोड़ा थोड़ा करके घर चमकता रहता है। एक और उदाहरण, क्योटो के मंदिरों में भिक्षु हर दिन अपनी ध्यान साधना में छोटा सुधार करते हैं, जिससे उनकी शांति बढ़ती है। तो आप भी सोचिए, अपनी आदतों में क्या सुधार सकते हैं। ये नियम आपको प्रेरित करता है
कि असफलता से डरिए मत, बस आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, काइजेन से खुशी मिलती है क्योंकि ये आपको नियंत्रण का एहसास देता है। इसे अपनाइए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है। मैं बार बार कहता हूं, छोटे कदम बड़ी मंजिल तक ले जाते हैं, इसलिए आज से शुरू कीजिए। तीसरा नियम है वाबी साबी, जो अपूर्णता की सुंदरता को अपनाना सिखाता है। जापानी संस्कृति के अनुसार कुछ भी परफेक्ट नहीं होता और यही जीवन की खुशी है। ये नियम बताते हैं कि हमें गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और उनमें सुंदरता ढूंढनी चाहिए। उदाहरण के तौर पर जापानी चाय की रस्म में टूटे हुए कप को सोने से जोड़कर इस्तेमाल करते हैं। इसे किंतसुगी कहते हैं, जो दिखाता है कि टूटना भी सुंदर है। अब सोचिए, अपनी जिंदगी में अगर आप कोई गलती करते हैं तो खुद को कोसने की बजाय उससे सीखिए। मेरे एक मित्र ने नौकरी खो दी, लेकिन वाबी साबी अपनाकर उसने नई शुरुआत की और अब ज्यादा खुश है। जापानी बागवानी में वे असमान पत्थरों को रखते हैं क्योंकि वो प्राकृतिक लगते हैं। एक और उदाहरण, फुकुशिमा आपदा के बाद लोगों ने टूटे घरों को फिर से बनाया, लेकिन पुरानी यादों को सम्मान दिया। इससे उन्हें शांति मिली। तो आप भी अपनी कमियों को अपनाइए। जैसे अगर आपका शरीर परफेक्ट नहीं है तो भी खुद से प्यार कीजिए। ये नियम आपको सिखाता है कि खुशी पूर्णता में नहीं बल्कि वर्तमान में है। मैं आपको प्रेरित करता हूं, वाबी साबी से जिंदगी को सरल बनाइए और हर दिन मुस्कुराइए। दोस्तों, ये सोच बदल देगी आपकी दुनिया को। कोशिश कीजिए और महसूस कीजिए वो खुशी। चौथा नियम है हारा हाचिबू, मतलब 80% भरपेट खाना। जापानी लोग लंबी उम्र के लिए ये अपनाते हैं क्योंकि ये बताता है कि ज्यादा खाने से शरीर पर बोझ पड़ता है और कम खाने से खुशी मिलती है। जापानी संस्कृति के अनुसार खाने में संयम रखना शांति देता है। उदाहरण के तौर पर ओकिनावा के बुजुर्ग हर भोजन में जब 80% पेट भर जाए तो रुक जाते हैं। इससे वे स्वस्थ और ऊर्जावान रहते हैं। अब अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। अगली बार खाते समय थोड़ा कम खाइए और देखिए कैसे आप हल्का महसूस करते हैं। मैंने ये अपनाया। पहले मैं ज्यादा खाता था और थकान महसूस करता था, लेकिन अब मैं हर दिन तरोताजा हूं। एक और उदाहरण, टोक्यो के रेस्तरां में वे छोटी प्लेट सर्व करते हैं ताकि लोग संयम रखें। जापानी त्योहारों में भी वे स्वादिष्ट लेकिन कम मात्रा में खाते हैं। तो आप भी कोशिश कीजिए। ये नियम आपको सिखाता है कि खुशी स्वास्थ्य में है। सोचिए, अगर शरीर स्वस्थ हो तो मन कितना खुश रहता है। मैं बार बार कहता हूं, संयम से जीवन सुंदर बनता है। इसे अपनाइए। पांचवा नियम है शिनरिन योकू, मतलब जंगल में स्नान यानी प्रकृति से जुड़ना। जापानी संस्कृति में यह बहुत लोकप्रिय है क्योंकि वे मानते हैं कि पेड़ पौधों के बीच समय बिताने से तनाव कम होता है और खुशी बढ़ती है। ये नियम बताते हैं कि शहर की भागदौड़ से दूर प्रकृति में शांति ढूंढिए। उदाहरण के तौर पर जापान के लोग वीकेंड पर जंगलों में घूमते हैं, सांस लेते हैं और मन को शांत करते हैं। एक अध्ययन से पता चला है कि इससे इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। अब अपनी जिंदगी में अगर आप शहर में रहते हैं तो पार्क में घूमिए। मेरे एक रिश्तेदार ने डिप्रेशन में ये अपनाया और अब वो हर हफ्ते प्रकृति में जाता है, बहुत खुश है। एक और उदाहरण, माउंट फुजी के आसपास के गांवों में लोग रोज पेड़ों के नीचे बैठते हैं। तो आप भी कीजिए। ये आपको सिखाता है कि खुशी सरल चीजों में है। मैं आपको बताता हूं, प्रकृति से जुड़िए और देखिए कैसे आपका मन खिल उठता है। छठा नियम है गणबारू, जो मतलब होता है दृढ़ता और कड़ी मेहनत। अरे दोस्तों, आप जानते हैं जिंदगी में मुश्किलें तो आती ही रहती हैं, लेकिन जापानी संस्कृति हमें सिखाती है कि इन मुश्किलों में हार मत मानो, बस लगे रहो और अपना सर्वश्रेष्ठ देते रहो। ये नियम खुशी का राज है क्योंकि जब आप लगातार प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती है और वो सफलता आपको इतना संतोष देती है कि मन भर जाता है। जापानी लोग कहते हैं कि गणबारू से आप न सिर्फ लक्ष्य हासिल करते हैं बल्कि खुद पर गर्व महसूस करते हैं, जो असली खुशी की कुंजी है। उदाहरण के तौर पर जापान के छात्रों को देखिए। वे स्कूल और कॉलेज की परीक्षाओं के लिए रात दिन मेहनत करते हैं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करते हैं, थकान होने पर भी रुकते नहीं क्योंकि वे जानते हैं कि ये दृढ़ता उन्हें अच्छे कॉलेज में जगह दिलाएगी
और जब रिजल्ट आता है और वे सफल होते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वो न सिर्फ खुद को बल्कि परिवार को गौरवान्वित महसूस करते हैं। एक और उदाहरण लीजिए, ओलंपिक में जापानी एथलीट्स की मेहनत को याद कीजिए। जैसे जिमनास्ट्स जो सालों तक अभ्यास करते हैं, चोट लगने पर भी ट्रेनिंग जारी रखते हैं और मेडल जीतकर पूरे देश को खुशी देते हैं। जापानी संस्कृति के अनुसार ये गणबारू समुराई योद्धाओं से आया है जो युद्ध में कभी पीछे नहीं हटते थे। अब सोचिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, क्या आपके पास कोई लक्ष्य है जो अधूरा पड़ा है? जैसे अगर आप वजन कम करना चाहते हैं या नई नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़िए, हर दिन थोड़ा प्रयास कीजिए। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैंने अपना व्यवसाय शुरू करने में गणबारू अपनाया। शुरुआत में पैसे की कमी थी, ग्राहक नहीं मिल रहे थे, रातें जागकर काम करता था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी, लगे रहा और आज मेरा बिजनेस सफल है। मैं हर दिन खुश हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी मेहनत रंग लाई। एक और उदाहरण, टोक्यो के एक छोटे दुकानदार को लीजिए जो हर दिन सुबह 5 बजे दुकान खोलता है। मौसम कैसा भी हो और सालों की मेहनत से उसने अपना नाम बनाया है। तो आप भी हिम्मत रखिए, ये नियम आपको इतना मजबूत बनाता है कि मुश्किलें छोटी लगने लगती हैं। मैं बार बार कहता हूं, गणबारू अपनाइए क्योंकि ये न सिर्फ सफलता देता है बल्कि वो आंतरिक खुशी जो पैसे से नहीं मिलती। आज से शुरू कीजिए, छोटा सा लक्ष्य चुनिए और लगे रहिए। देखिए कैसे आपकी जिंदगी बदलती है और आप खुद को और ज्यादा पसंद करने लगते हैं। दोस्तों, ये नियम जापानी जीवन का सार है। इसे अपनाकर आप भी वो खुशी पा सकते हैं जो स्थायी है। 7वां नियम है मोट्टाइनाई, जो मतलब होता है बर्बादी न करना या संसाधनों का सम्मान करना। आप कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर हम जो चीजें हमारे पास हैं उनका सही इस्तेमाल करें तो कितनी संतुष्टि मिलती है। जापानी संस्कृति में ये बहुत गहराई से बसा है क्योंकि वे मानते हैं कि हर चीज की कीमत है और उसे व्यर्थ न गंवाना खुशी का रास्ता है। ये नियम बताते हैं कि जब आप बर्बादी रोकते हैं तो आप संतुष्ट रहते हैं, मन में शांति रहती है और पर्यावरण भी बचता है, जो लंबे समय में बड़ी खुशी देता है। उदाहरण के तौर पर जापानी लोग पुरानी चीजों को रिसाइकिल करते हैं, जैसे पुराने कपड़ों से नए सामान बनाते हैं या प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करते हैं। ये उनकी रोजमर्रा की आदत है और इससे उन्हें लगता है कि वे दुनिया को बेहतर बना रहे हैं। एक और उदाहरण, क्योटो के घरों में वे भोजन कभी व्यर्थ नहीं करते। अगर कुछ बच जाए तो अगले दिन इस्तेमाल करते हैं। इससे परिवार खुश रहता है क्योंकि पैसे की बचत होती है और मन में अपराध बोध नहीं रहता। जापानी संस्कृति के अनुसार ये नियम बौद्ध शिक्षाओं से आया है, जहां सादगी और संतोष को महत्व दिया जाता है। अब अपनी जिंदगी में लागू कीजिए। घर में अनावश्यक चीजें कम कीजिए, जैसे अलमारी में सालों से पड़े कपड़े दान दीजिए या बिजली बचाइए। मैंने ये अपनाया। पहले मेरा घर सामान से भरा था, मैं हमेशा तनाव में रहता था, लेकिन मोट्टाइनाई से मैंने चीजें कम की। अब जीवन सरल है, मैं ज्यादा खुश हूं क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जिम्मेदार हूं। एक और उदाहरण लीजिए, जापान के स्कूलों में बच्चे सिखाए जाते हैं कि कागज व्यर्थ न फेंके, वो उसे दोबारा इस्तेमाल करते हैं। इससे उन्हें बचपन से ही संतोष की आदत पड़ती है। सोचिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, कितनी बार आप खाना फेंक देते हैं या पानी बर्बाद करते हैं। आज से रोकिए और देखिए कैसे आपका मन हल्का होता है। मैं आपको प्रेरित करता हूं, मोट्टाइनाई से आप न सिर्फ पैसा बचाते हैं बल्कि वो आंतरिक खुशी पाते हैं जो चीजों से नहीं मिलती। दोस्तों, ये नियम आपको सिखाता है कि कम में ज्यादा खुशी है। इसे अपनाइए और जीवन को और सुंदर बनाइए। मैं बार बार कहता हूं, सम्मान कीजिए जो आपके पास है और खुशी खुद आएगी। 8वां नियम है ओमोटेनाशी, जो मतलब होता है दूसरों की सेवा बिना किसी उम्मीद के करना। अरे वाह दोस्तों, ये कितना सुंदर नियम है। जापानी संस्कृति में ये अतिथि सत्कार का प्रतीक है, लेकिन ये सिर्फ मेहमानों के लिए नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में हर किसी के लिए है। ये नियम बताते हैं कि जब आप स्वार्थ के मदद करते हैं तो देने की खुशी मिलती है, जो खुद को खुश रखने का सबसे अच्छा तरीका है। जापानी लोग कहते हैं कि ओमोटेनाशी से रिश्ते मजबूत होते हैं और समाज में शांति बनी रहती है।
उदाहरण के तौर पर जापानी होटलों में कर्मचारी ग्राहकों को ऐसे मानते हैं जैसे घर का सदस्य, बिना टिप की उम्मीद के, जैसे दरवाजा खोलना, सामान उठाना, सब कुछ दिल से। इससे ग्राहक खुश होते हैं और कर्मचारी को भी संतोष मिलता है। एक और उदाहरण, टोक्यो के स्टोरों में दुकानदार आपको इतनी विनम्रता से सामान देते हैं कि आप हैरान रह जाते हैं। वो बस सेवा की भावना से करते हैं। जापानी संस्कृति के अनुसार ये ओलंपिक 2020 में भी दिखा, जहां वॉलंटियर्स ने बिना थके सेवा की। अब अपनी जिंदगी में लागू कीजिए, दोस्तों की मदद कीजिए, जैसे किसी को सुनना या छोटी सी सहायता देना बिना कुछ मांगे। मैंने ये अपनाया। पहले मैं स्वार्थी था, लेकिन अब मैं पड़ोसियों की मदद करता हूं, जैसे सामान लाना, और इससे मुझे इतनी खुशी मिलती है कि बताऊं नहीं। एक और उदाहरण, जापान के परिवारों में बच्चे बुजुर्गों की सेवा करते हैं। इससे घर में प्रेम बढ़ता है। सोचिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, कितनी बार आपने बिना उम्मीद के मदद की। आज से शुरू कीजिए और देखिए कैसे आपके रिश्ते बेहतर होते हैं। मैं आपको बताता हूं, ओमोटेनाशी से खुशी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि देना पाने से ज्यादा सुख देता है। दोस्तों, ये नियम आपको सिखाता है कि सेवा में खुशी है। इसे अपनाइए और जीवन को प्रेम से भरिए। 9वां नियम है किंतसुगी, जो मतलब होता है टूटे हुए को सोने से जोड़कर सुंदर बनाना। आप सोचिए दोस्तों, जिंदगी में टूटना तो होता ही है, लेकिन जापानी संस्कृति हमें सिखाती है कि उन टूटनों को अपनी ताकत बनाओ, गलतियों से सीखो और उन्हें सुंदरता में बदलो। ये नियम खुशी देता है, क्योंकि ये बताता है कि असफलताएं अंत नहीं, बल्कि नई शुरुआत हैं। उदाहरण के तौर पर, जापानी कला में टूटे बर्तनों को सोने की परत से जोड़ते हैं, जो उन्हें और कीमती बनाता है। ये दिखाता है कि घाव भी सुंदर हो सकते हैं। एक और उदाहरण, किसी व्यक्ति की जिंदगी में, जैसे कोई व्यापारी जो दिवालिया हो गया, लेकिन किंतसुगी अपनाकर उसने नई कंपनी शुरू की और पहले से ज्यादा सफल हुआ। जापानी संस्कृति के अनुसार ये बौद्ध विचार से आया है, जहां अपूर्णता को अपनाते हैं। अब अपनी जिंदगी में लागू कीजिए, असफलताओं को अवसर बनाइए। जैसे अगर रिश्ता टूटा तो उससे सीखकर नया बनाइए। मैंने अपनी नौकरी खोने पर यह अपनाया, उदास होने की बजाय नई स्किल्स सीखी और अब बेहतर जगह हूं। सोचिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, क्या कोई घाव है जो आपको रोक रहा है? उसे सोने से जोड़िए। मैं बार बार कहता हूं, किंतसुगी से जीवन मजबूत बनता है। अपनाइए और खुश रहिए। 10वां नियम है मोनो नो अवारे, जो मतलब होता है चीजों की क्षणभंगुरता को समझना और वर्तमान में जीना। दोस्तों, जापानी संस्कृति हमें सिखाती है कि सब कुछ अस्थायी है, इसलिए अभी की खुशी को महसूस करो। ये नियम बताते हैं कि अतीत या भविष्य में न उलझो, वर्तमान में रहो तो खुशी मिलेगी। उदाहरण के तौर पर, चेरी ब्लॉसम का त्योहार, जहां फूल कुछ दिनों में झड़ जाते हैं, लेकिन लोग उनकी सुंदरता का मजा लेते हैं। एक और उदाहरण, जापानी कविताओं में ये भावना है। लागू कीजिए, रोज वर्तमान में रहिए, जैसे परिवार के साथ समय बिताइए। मैंने अपनाया, अब ज्यादा खुश हूं। सोचिए, अपनी जिंदगी में वर्तमान को जिए। ये नियम खुशी का सार है। 11वां नियम है जैन, जो ध्यान और माइंडफुलनेस पर आधारित है। अरे दोस्तों, अब हम आखिरी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण नियम पर आते हैं, जो जापानी संस्कृति का दिल है, जैन। ये नियम हमें सिखाता है कि मन को शांत रखना कितना जरूरी है, क्योंकि अगर मन अशांत है तो बाहर की सारी खुशियां बेकार लगती हैं। जापानी लोग जैन को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाते हैं, जो बौद्ध धर्म से निकला है और बताता है कि वर्तमान पल में पूरी तरह मौजूद रहो, बिना अतीत या भविष्य की चिंता के। आप कल्पना कीजिए, जिंदगी की भागदौड़ में हम कितना तनाव लेते हैं, लेकिन जैन कहता है कि ध्यान से मन को शांत कीजिए और वो शांति ही असली खुशी है। ये नियम बताते हैं कि माइंडफुलनेस, यानी हर पल को ईर्ष्या से जीना, हमें छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की ताकत देता है। उदाहरण के तौर पर, जैन गार्डन को लीजिए। जापान के मंदिरों में ये छोटे छोटे बगीचे होते हैं, जहां रेत, पत्थर और थोड़े पौधे होते हैं। लोग वहां बैठकर रेत को कंघी से सजाते हैं, जो मन को एकाग्र करता है और शांति देता है। ये गार्डन इतने सरल होते हैं कि बस उन्हें देखकर ही मन शांत हो जाता है, जैसे लहरों की तरह
रेत की लकीरें जो जीवन की अनिश्चितता को दर्शाती हैं लेकिन शांति लाती है। जापानी संस्कृति के अनुसार जैन सदियों से भिक्षुओं द्वारा अपनाया जाता है जो घंटों ध्यान में बैठते हैं, सांस पर फोकस करते हैं और इससे उन्हें इतनी आंतरिक खुशी मिलती है कि बाहरी दुनिया की परेशानियां छोटी लगती हैं। एक और उदाहरण लीजिए, टोक्यो जैसे व्यस्त शहर में लोग काम के बीच में छोटा ब्रेक लेकर जैन ध्यान करते हैं, जैसे ऑफिस में 5 मिनट आंखें बंद करके सांस लेना। इससे उनका तनाव कम होता है और वे ज्यादा उत्पादक और खुश रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखें तो जैन जापान में 12वीं शताब्दी में आया और समुराई योद्धाओं ने इसे अपनाया ताकि युद्ध के दौरान मन शांत रख सकें, जो उन्हें मजबूत बनाता था। अब सोचिए, अपनी जिंदगी पर गौर कीजिए, कितनी बार आप चिंता में डूबे रहते हैं। रोज ध्यान कीजिए, जैसे सुबह 10 मिनट बैठकर सांस पर ध्यान दीजिए और देखिए कैसे आपका मन हल्का होता है। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। मैं पहले बहुत चिड़चिड़ा था, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता था, लेकिन जैन अपनाकर मैंने रोज ध्यान शुरू किया। बस बैठकर विचारों को आने जाने देता हूं बिना जज किए, और अब मैं इतना शांत हूं कि दोस्त कहते हैं मैं बदल गया हूं, और ये बदलाव मुझे रोज खुशी देता है। एक और उदाहरण, क्योटो के जैन मठों में लोग साइलेंट रिट्रीट करते हैं, जहां वे दिन भर ध्यान में रहते हैं, बोलते नहीं, और इससे उन्हें इतनी गहरी शांति मिलती है कि वे जिंदगी की बड़ी समस्याओं को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। जापानी लोग इसे रोजमर्रा में लागू करते हैं, जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने पर फोकस करना या चलते समय हर कदम को महसूस करना। तो आप भी कोशिश कीजिए। अगर आपका मन अशांत है तो जैन से शुरू कीजिए। एक सरल तरीका है, बैठिए, आंखें बंद कीजिए, सांस गिनिए और विचारों को बादल की तरह गुजरने दीजिए। ये आपको सिखाता है कि खुशी बाहर नहीं, अंदर की शांति में है। मैं बार बार कहता हूं, जैन अपनाइए, क्योंकि ये जीवन को सरल और सुंदर बनाता है, जैसे एक शांत झील जहां कोई लहर नहीं। दोस्तों, एक और उदाहरण लीजिए। जापानी चाय की रस्म में जैन शामिल है। वे हर चरण को ध्यान से करते हैं, चाय बनाना, सर्व करना, सब कुछ माइंडफुल तरीके से। इससे उन्हें और मेहमानों को खुशी मिलती है। अपनी जिंदगी में लागू करने के लिए शाम को 15 मिनट वॉक कीजिए, लेकिन फोन बंद रखिए। बस आसपास को महसूस कीजिए, पेड़, हवा, सब कुछ। मैंने ऐसा किया और अब मैं हर पल का मजा लेता हूं। पहले मैं हमेशा जल्दी में रहता था, लेकिन अब खुश हूं। सोचिए, अगर आपका मन शांत हो तो कितनी बड़ी बड़ी मुश्किलें आसान लगेंगी। ये नियम आपको प्रेरित करता है कि ध्यान से खुद को जानिए और वो ज्ञान खुशी का स्रोत बनेगा। मैं आपको बताता हूं, जैन से आपकी सोच बदलती है, नकारात्मक विचार कम होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। एक और उदाहरण, जापान के बुजुर्ग लोग जैन अपनाकर लंबी उम्र जीते हैं, क्योंकि शांति से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो आज से शुरू कीजिए, रोज ध्यान की आदत डालिए और देखिए कैसे आपकी जिंदगी में खुशी की बाढ़ आ जाती है। दोस्तों, ये 11वां नियम पूरे सेट को पूरा करता है, क्योंकि बिना मन की शांति के बाकी नियम अधूरे हैं। अपनाइए और जीवन को जैन की तरह शांत और सुंदर बनाइए।